हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। कल हमारी क्लास नहीं हुई थी किसी कारणवश, तो आज हम अपने क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री टारगेट बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, जिसका नाम है टारगेट फ्री बैच। क्या नाम है? टारगेट फ्री बैच, जिसमें हमने अपना टारगेट रखा है 90+% या मार्क्स का। ठीक है, इसकी टाइमिंग देख लेते हैं। सुबह 8 बजे हमारी अंग्रेजी की क्लास है, सुबह 10 बजे साइंस की क्लास है, जो मेरी क्लास है, जिसमें मैं साइंस का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगी प्लस उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगी। ठीक है, मैं इतना पढ़ाऊंगी जिससे पेपर कहीं ना जाए। ठीक है, पेपर फंस जाएगा, इतना पढ़ाऊंगी मैं, पेपर आपका फंस जाएगा। ठीक है, शाम को 8 बजे हमारी सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन या सोशल साइंस की क्लास होगी। शाम को 9 बजे हमारी गणित की क्लास डे है। सर उसमें कंप्लीट मैथ कराएंगे, बेसिक से कराएंगे। उसमें क्लास से जुड़ना ना भूलें। रात को 9 बजे, शाम को 9 बजे गणित की क्लास, जिसमें सर बेसिक से कराते हैं। सभी यूनिट, जितनी यूनिट है सब कुछ कराएंगे। उसमें आपको फ्री सिलेबस मिलेगा, कंप्लीट डीएलएड सिलेबस कराएंगे। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, आप पिछली क्लासेस देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी किया करें। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हमारी यूनिट का नाम है कार्य व ऊर्जा। इसका हमने पार्ट 1 करा दिया है। ठीक है, यूनिट 3 है हमारी, इसका पार्ट 1 जो है मैंने वो करा दिया है। ठीक है, आज हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्य से आप क्या समझते हैं? कार्य का मात्रक क्या है और कार्य का मापन बताइए। कार्य का मापन किस प्रकार से होता है ये बताइए। ठीक है, तो आंसर देखते हैं इसका। कार्य कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। डेफिनेशन फिर से देखते हैं। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसमें बल की दिशा, किसी वस्तु पर, कोई वस्तु है उस पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। ठीक है, बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। इसके अनुसार कार्य होने के लिए आवश्यक है, इसके अनुसार कार्य होने के लिए आवश्यक है वस्तु पर बल लगना। जब वस्तु पर बल लगेगा तभी तो कार्य होगा। ठीक है, जब वस्तु पर बल लगेगा तभी तो कार्य होगा, बिना बल लगे तो कार्य नहीं हो सकता ना। दूसरा पॉइंट है हमारा, वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होनी चाहिए। इसकी दो कंडीशन है जब हमारा कार्य होगा। जब कार्य होगा तो इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है वस्तु पर बल लगना चाहिए। क्या होना चाहिए? वस्तु पर बल लगना चाहिए। और दूसरी जो है हमारी कंडीशन, वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होनी चाहिए। वस्तु जो है वो बल की दिशा में ही विस्थापित होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अतः कार्य की परिभाषा के अनुसार, अतः कार्य की परिभाषा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सिर पर संदूक लिए खड़ा है, यदि कोई व्यक्ति सिर पर संदूक लिए खड़ा है तो वह कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो वह कोई कार्य नहीं कर रहा है। कोई व्यक्ति जो है वो सिर पर संदूक लेके खड़ा है तो वो कोई कार्य नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है? उसमें बल नहीं लग रहा है, ना कि बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है। ठीक है, कार्य नहीं कर रहा है। यदि दीवार को धक्का दिया जाए तो दीवार में कोई विस्थापन नहीं होता है। कि कोई दीवार है उस पर अगर हम धक्का दें तो दीवार जो है वो कहीं भी नहीं हट सकती। क्यों? अगर ये दीवार है हमारी, इस पर अगर हम धक्का दें तो दीवार में कोई विस्थापन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि ये दीवार यहाँ है वो यहाँ पहुँच जाए, ऐसा नहीं होगा। जब हम बल लगाएंगे तभी तो यहाँ पहुँचेगी ये, लेकिन इसमें बल लगेगा नहीं। ठीक है, यदि दीवार को धक्का दिया जाए तो दीवार में कोई विस्थापन नहीं होता है, अतः कोई कार्य नहीं होता है। आगे देखते हैं अर्थात। इसकी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, वस्तु पर लगाए गए बल तथा उत्पन्न विस्थापन के अदिश गुणनफल को, वस्तु पर लगाए गए बल यानी कि F और उसके विस्थापन के अदिश गुणनफल, विस्थापन को हमने क्या माना है? S माना है। विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन।
सिंबल की फॉर्म में लिख सकते हैं W बराबर F इंटू एस, W बराबर F इंटू एस। ठीक है, इसका मात्रक देख लेते हैं। कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है, कार्य का मात्रक जो होता है हमारा जूल होता है। अब देख लेते हैं कार्य की माप के बारे में। ठीक है, कार्य की माप, मेजरमेंट ऑफ वर्क, कार्य की माप। किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य, किसी वस्तु पर बल द्वारा किए गए कार्य की माप, किसी वस्तु पर बल द्वारा किए गए कार्य की माप वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के इक्वल होती है। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका मतलब है हमारा किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य यानी कि W, किसी वस्तु पर किया गया बल द्वारा किया गया कार्य W, वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल क्या है? गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ऊर्जा के सीमित व असीमित स्रोत से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। क्या है क्वेश्चन? ऊर्जा के सीमित तथा असीमित स्रोत से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहें, ऐसे ही ना बैठे रहें। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ऊर्जा के सीमित स्रोत के बारे में। पत्थर को कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। पत्थर का कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पाद जैसे डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, ठीक है, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके निर्माण में करोड़ों वर्ष लगते हैं। यह पुनः न प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं जो पुनः प्राप्त नहीं हो सकते। एक बार अगर इनको हमने यूज़ कर लिया तो ये ख़त्म हो जाते हैं, इनको हम फिर से रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात यह ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं। कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पादों को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पादों को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। वर्तमान में मानव की लगभग 80% ईंधन की पूर्ति जो है वो जीवाश्म ईंधन द्वारा ही होती है। जनसंख्या बढ़ने के परिणाम स्वरूप कोयला व पेट्रोलियम उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा है? कोयला और पेट्रोलियम की जो मांग है वो तेजी से बढ़ रही है। जब जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, ईंधन के इन स्रोतों को समाप्त हो जाने पर इन्हें पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। ये ऊर्जा के कैसे स्रोत कहलाते हैं? ये ऊर्जा के सीमित स्रोत कहलाते हैं। तो हम ऊर्जा के सीमित स्रोत के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, डीजल है। ये सभी क्या है? हमारे ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं। क्या है? ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार यूज़ करने के बाद हम फिर से रीयूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे देखते हैं ऊर्जा। अब देख लेते हैं ऊर्जा के असीमित स्रोत के बारे में। वायु, जल, बायोमास एवं सूर्य पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। वायु ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की में और जल ऊर्जा का उपयोग जल विद्युत संयंत्र में करके विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। बायोगैस का उपयोग जो है वो हम भोजन पकाने में, प्रकाश उत्पन्न करने में करते हैं। ये ऊर्जा के असीमित स्रोत हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इन्हें। हम देख लेते हैं वायु, जल, बायोगैस एवं सूर्य पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। इसमें वायु है, जल है और बायोगैस और सूर्य, ये सभी जो होते हैं ये सभी हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इनको हम यूज़ करने के बाद रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनको यूज़ करने के बाद हम रीयूज़ कर सकते हैं, इसीलिए रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वायु ऊर्जा का उपयोग, इसमें हम वायु ऊर्जा जो होती है उसका प्रयोग जो है वो पवन चक्की को चलाने में करते हैं। ठीक है, पवन चक्की में इसका यूज़ करते हैं वायु ऊर्जा का। जबकि जल ऊर्जा का उपयोग जल विद्युत संयंत्र में करके हम विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने में करते हैं।
जबकि जल ऊर्जा का उपयोग हम जल विद्युत संयंत्र में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में करते हैं। बायोगैस का उपयोग हम खाना पकाने में करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करने में करते हैं। ये सभी क्या हैं हमारे, ये सभी ऊर्जा के असीमित स्रोत हैं, ये सभी ऊर्जा के असीमित स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास एवं उपयोग क्या है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास एवं उपयोग क्या है। नेक्स्ट है हमारा सोलर कुकर, सोलर सेल, पवन ऊर्जा के उपयोग के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। नेक्स्ट है हमारा सोलर सेल, सौर जल ऊष्मक व पवन चक्की को समझाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लिखा है, ठीक है। सौर ऊर्जा गतिमान, भाइयों नहीं होगा यहाँ पर। सौर ऊर्जा गतिमान जल, समुद्री ज्वार भाटा, जैव मात्रा, बायोमास वैकल्पिक ऊर्जा के कुछ स्रोत हैं। सौर ऊर्जा गतिमान जल, समुद्री ज्वार भाटा, जैव मात्रा, बायोमास वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के कुछ स्रोत हैं, ठीक है। वैकल्पिक ऊर्जा के कुछ स्रोत हैं। इन पर आधारित कुछ युक्ति द्वारा वर्तमान में ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु अभी भी इस क्षेत्र में विकास की संभावना जो है वो अनंत है। वैकल्पिक ऊर्जा प्राप्त करने की निम्नलिखित युक्तियां हैं। तो पहला हम देखते हैं सोलर कुकर। क्या है हमारा सोलर कुकर। सोलर कुकर के द्वारा सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसे भोजन पकाने में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर द्वारा सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके हम इसका उपयोग जो है वो भोजन पकाने में करते हैं, ठीक है। सूर्य की प्रकाश किरणें कुकर के कांच के ढक्कन पर परावर्तक पर पड़ती हैं। सूर्य की किरणें कुकर के कांच के ढक्कन पर तथा परावर्तक पर पड़ती हैं। कांच के ढक्कन पर तथा प्रवर्तन से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश किरणें बॉक्स में रखे बर्तन C1 व C2 तथा उसकी भीतरी दीवारों पर पड़ती हैं। चित्र में हम देखते हैं, ठीक है। चित्र से हम समझते हैं। सूर्य की प्रकाश किरणें कुकर के कांच के ढक्कन व परावर्तक पर पड़ती हैं। सूर्य की किरणें कांच का ढक्कन क्या है, ये हमारा कांच का ढक्कन है। क्या है ये हमारा कांच का ढक्कन है, ठीक है। तथा परावर्तक, ये हमारा परावर्तक है, ठीक है। समतल दर्पण या परावर्तक है। इस पर क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ठीक है। बॉक्स में रखा बर्तन क्या है, बॉक्स में रखा बर्तन है हमारा सूर्य की किरणें जो हैं वो कांच के कांच का ढक्कन ये रहा हमारा, ठीक है। कांच का ढक्कन ये है और परावर्तक ये, ठीक है, परावर्तक पर पड़ती हैं। कांच के ढक्कन तथा प्रवर्तन से परावर्तित होकर, इससे परावर्तित होकर किरणें कहाँ जाती हैं, C1 व C2 पर जाती हैं, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इससे परावर्तित होकर यहाँ से टकराकर यहाँ जाती हैं, हमारी C1 पर व C2 पर जाती हैं। आगे देखते हैं, बर्तन की बाहरी सतह तथा बॉक्स की दीवारों पर तली सभी काले रंग की होती है। बर्तन की बाहरी सतह ये हमारी बाहरी सतह है तथा बॉक्स जो है ये हमारा कौन से कलर का है, काले रंग का है, ठीक है। बर्तन की बाहरी सतह और बॉक्स की दीवारों पर तली सभी जो होते हैं वो काले रंग के होते हैं, जिससे सूर्य की किरणें ऊर्जा को अवशोषित करके, सूर्य की किरणें जो हैं वो ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं। सूर्य की किरणें जो हैं वो ऊर्जा या ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं। परिणाम स्वरूप बॉक्स के अंदर का ताप जो है, यहाँ का ताप जो है वो बढ़ जाता है। 2-3 घंटे में इसके अंदर का रखा हुआ जो खाना है वो पक जाता है। सोलर कुकर की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं, सोलर कुकर की सहायता से हम चपाती बनाने में, फ्राई करने के अतिरिक्त सभी प्रकार के भोजन पकाने में हम किसका उपयोग करते हैं, सभी प्रकार के भोजन पकाने में हम सोलर कुकर का प्रयोग करते हैं। आपको समझ में आ गया या नहीं, एक बार फिर से हम समझाते हैं इसको, ठीक है। सूर्य की प्रकाश की किरणें कांच का ढक्कन, ये हमारा कांच का ढक्कन है, ठीक है। कांच का ढक्कन तथा परावर्तक पर पड़ती हैं, ये हमारा परावर्तक तल है। इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। कांच का ढक्कन तथा परावर्तक से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें जो हैं वो बॉक्स C1 व C2 पर जाती हैं, ठीक है, तथा उसकी भीतरी दीवारों पर पड़ती हैं, जिससे क्या होता है, बर्तन की दीवारों पर क्या होता है,
जिससे क्या होता है, बर्तन की बाहरी सतह तथा बॉक्स, इसमें जो बर्तन की बाहरी सतह है और बॉक्स, इसको काले रंग से किया जाता है, जिससे क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है वो ऊष्मा को अवशोषित कर ले। ठीक है, परिणाम स्वरूप बॉक्स के अंदर का ताप जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है 2-3 घंटे में हम भोजन को पका सकते हैं। और इसके 2-3 घंटे में 2 से 3 घंटे में हम भोजन को पका सकते हैं। और इसमें हम क्या क्या बना सकते हैं, चपाती है, ठीक है, फ्राई कर सकते हैं, खाने को फ्राई कर सकते हैं, चपाती बना सकते हैं, और अन्य भोज्य पदार्थों को हम सोलर कुकर में बना सकते हैं। अगला देखते हैं हम सोलर सेल या सौर सेल। सोलर सेल या सौर सेल। सोलर सेल वह युक्ति है जिसमें सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सोलर सेल वह युक्ति है जिससे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलते हैं, विद्युत में बदलते हैं। ठीक है, किस में बदलते हैं, प्रकाश ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सौर ऊर्जा बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल या सोलर सेल बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, सोलर सेल बनाने में सिलिकॉन धातु। कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं, सोलर सेल बनाने में हम सिलिकॉन धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग करते हैं। एक सोलर सेल लगभग 0.5 वोल्ट का विभवांतर व 0.6 एम्पियर की धारा उत्पन्न करता है। एक सोलर सेल क्या करता है हमारा, वो 0.5 वोल्ट का विभवांतर तथा 0.6 वोल्ट की धारा उत्पन्न करता है। अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए अधिक सोलर सेलों का प्रयोग करते हैं। अगर हमें ज़्यादा, ठीक है, अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए अधिक सोलर सेलों में, ठीक है, अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सोलर पैनल कहते हैं। इसमें हम चित्र में देख सकते हैं, इसमें ये एक पैनल है। ठीक है, ये हमारा एक पैनल है जिसमें क्या हुआ है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये बदलता है। इसमें एक बैटरी की किस प्रकार से सोलर सेल को बनाया गया है, ये हमारी सोलर प्लेट है, जिसमें क्या हुआ है, ये प्लेट जो है वो सिलिकॉन की बनी हुई है। ये प्लेट जो है वो हमारी सिलिकॉन धातु की बनी हुई है। इसमें क्या होता है, इसमें सोलर सेल में 0.5 वोल्ट का विभवांतर तथा 0.5 वोल्ट का विभवांतर तथा 0.6 एम्पियर की धारा क्या कर सकते हैं, उत्पन्न की जा सकती है। और हमें अगर ज़्यादा बिजली की आवश्यकता है, विद्युत धारा की आवश्यकता है, तो इसी प्रकार से अधिक संख्या में हम और सेलों को जोड़कर एक सोलर पैनल तैयार कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हम एक सोलर पैनल तैयार हो सकता है। ठीक है, सोलर पैनल तैयार हो सकता है। चित्र के अनुसार सोलर पैनल द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को चित्र के अनुसार सोलर पैनल द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रकाश की ऊर्जा, यहाँ से सोलर सेल मतलब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और सूर्य की किरणों से परिवर्तित होकर विद्युत ऊर्जा में बदल रही हैं। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। प्रायः सोलर सेल द्वारा उत्पादित विद्युत धारा उत्पादित विद्युत का उपयोग हम बैटरी को चार्ज करने में, ठीक है, यहाँ पर बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी को चार्ज करने में, विद्युत मोटर को चलाने में, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्या लिखा है इसमें, किसका प्रयोग करते हैं, प्रायः सोलर पैनल द्वारा उत्पादित विद्युत का उपयोग हम बैटरी को चार्ज करने में करते हैं। बैटरी से आवश्यकता अनुसार विद्युत का उपयोग विद्युत बल्ब जलाने में, रेडियो चलाने में, टेलीविजन चलाने में, जल पंप आदि को चलाने में किया जाता है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बिजली उत्पन्न नहीं होती है, सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। जहां पर बिजली उत्पन्न नहीं होती है वहां सोलर पैनल का प्रयोग किया जाता है। सोलर पैनल को एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि सौर सेल क्या होता है। सौर सेल वह युक्ति है जिसमें सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। ठीक है, बदला जा सकता है। सोलर सेल किसका बना होता है, ये जो है वो सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है, सोलर सेल हमारा सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। सोलर सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। एक सोलर सेल में 0.5 वोल्ट का विभवांतर, एक सोलर सेल में 0.5 वोल्ट का विभवांतर तथा 0.6 वोल्ट की धारा, ठीक है, तथा 0.6 एम्पियर की विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम, अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़कर एक सोलर पैनल तैयार करते हैं, जिसे हम अधिक धारा के लिए हम क्या अधिक सोलर सेलों का प्रयोग करते हैं, जिसे हम सोलर पैनल कहते हैं। चित्र के अनुसार सोलर पैनल के द्वारा, ठीक है, सोलर पैनल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट या बदला जा सकता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, प्रायः सोलर पैनल द्वारा उत्पादित विद्युत का उपयोग बैटरी को चार्ज करने में, ये देखिए यहाँ पर सोलर पैनल के द्वारा हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, विद्युत मोटर का प्रयोग कर रहे हैं इसके द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा हम विद्युत मोटर का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, बैटरी की आवश्यकता के अनुसार विद्युत का उपयोग जो है, बैटरी से आवश्यकता अनुसार विद्युत का उपयोग हम बल्ब को जलाने में, रेडियो, टीवी व जल पंप आदि को चलाने में किया जाता है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में, आज के समय में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से सोलर पैनल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, विशेष रूप से हम लाइट की सुविधा को उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा सौर जल ऊष्मक।
सौर जल ऊष्मक। इस चित्र में देख लेते हैं, एक कांच के बॉक्स के अंदर तांबे की ट्यूब लगा दी जाती है। ये जो हमारी ट्यूब है वो हमारी तांबे की है। किसकी है? तांबे की है। एक कांच के बॉक्स, ये हमारा कांच का बॉक्स है जिसमें हमने तांबे की ट्यूब लगा दी है। इसकी बाहरी सतह को, इसकी जो बाहरी सतह है, ठीक है, इसकी जो बाहरी सतह है इसको हमने काला कर दिया है। ठीक है, इसकी बाहरी सतह को काला कर दिया जाता है जिससे ऊष्मा का अधिक से अधिक अवशोषण हो सके। इसकी बाहरी सतह को काला कर दिया जाता है जिससे अधिक से अधिक अवशोषण हो सके, जिससे ऊष्मा का अधिक से अधिक अवशोषण हो सके। सूर्य का प्रकाश इसी ट्यूब पर जाता है। सूर्य का प्रकाश इसी ट्यूब पर जाता है। इस ट्यूब के एक सिरे से ठंडा जल प्रवाहित करते हैं तथा दूसरे सिरे से गर्म जल निकलता है। इसका उपयोग अस्पतालों, होटलों आदि में किया जाता है। चित्र में देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या होता है, एक कांच का बॉक्स होता है। ये हमारा एक कांच का बॉक्स हो गया। इसमें एक कांच का बॉक्स होता है जिसके अंदर तांबे की ट्यूब, ये हमारी ट्यूब जो है वो किसकी है? वो तांबे की है। ठीक है, इसमें तांबे की ट्यूब लगा दी जाती। इसकी बाहरी सतह को हमने काला कर दिया। इस सतह को काला कर दिया जाता है जिससे क्या हो? ऊष्मा का अवशोषण अधिक से अधिक हो सके, जिससे ऊष्मा का अवशोषण अधिक से अधिक हो सके। सूर्य का प्रकाश इसी ट्यूब पर पड़ता है। सूर्य का प्रकाश, ये प्रकाश जो है वो इसी ट्यूब पर पड़ता है। सूर्य का प्रकाश इसी ट्यूब पर पड़ता है। इसके एक सिरे से ठंडा जल, यहाँ से हम ठंडा जल प्रवाहित करते हैं और दूसरे सिरे से गर्म जल बाहर निकालते हैं। दूसरे सिरे से गर्म जल बाहर निकलता है। ठीक है, क्या है हमारा, एक बार फिर से समझ लेते हैं। सौर जल ऊष्मक, इसमें क्या होता है, एक कांच का बॉक्स होता है जिसमें तांबे की ट्यूब लगी होती है। क्या होती है? तांबे की ट्यूब लगी होती है। इसके बाहरी सतह को, इस सतह को काला किया जाता है। क्यों किया जाता है? जिससे ऊष्मा का अधिक से अधिक अवशोषण हो सके। सूर्य का प्रकाश यहीं से जाता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश इसी ट्यूब पर पड़ता है। सूर्य का प्रकाश इसी ट्यूब पर पड़ता है। इस ट्यूब के एक सिरे से हम ठंडा जल प्रवाहित करते हैं और दूसरी सिरे से गर्म जल बाहर निकालते हैं। ठीक है, दूसरी सिरे से गर्म जल बाहर निकालते हैं। इसके द्वारा हम इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग अस्पतालों व होटलों में किया जाता है। अन्य डिजाइन के सौर ऊष्मक भी विकसित किए जा चुके हैं। आज के समय में अन्य डिजाइन के सौर ऊष्मक को विकसित किया जा चुका है। ठीक है, ऐसे ही एक सौर ऊष्मक द्वारा अनाजों, फलों तथा सब्जियों को भी सुखाया जा सकता है। इसी प्रकार से नए सोलर ऊष्मक जो है वो नए सोलर ऊष्मक का निर्माण किया जा चुका है, जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जिनके द्वारा अनाजों, फलों, जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आज के समय में बहुत से नए प्रकार के सोलर ऊष्मक बनाए जा चुके हैं, जिनके द्वारा अनाजों, फलों तथा सब्जियों को सुखाया भी जा सकता है। ठीक है, जिनके द्वारा हम अनाजों को, फलों को और सब्जियों को सुखा भी सकते हैं। अगला देखते हैं पवन ऊर्जा। वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की के ब्लेडों या पंखुड़ियों को घुमाने में किया जाता है। पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की के ब्लेडों, जैसे कि एक पंखा सा होता है, पंखे की फॉर्म में होता है। ठीक है, पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की के ब्लेड यानी कि ये पर होते हैं, इन पंखुड़ियों को घुमाने के लिए पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। पवन ऊर्जा द्वारा जल पंप, आटा चक्की आदि को चलाया जा सकता है। पवन ऊर्जा का यूज क्या है हमारा? पवन ऊर्जा का उपयोग है जल पंप। ठीक है, पवन ऊर्जा का उपयोग जल पंप और आटा चक्की को, ठीक है, पवन ऊर्जा के द्वारा जल पंप, आटा चक्की को चलाया जा सकता है। ठीक है, जल पंप व आटा चक्की को चलाया जा सकता है। तो ये थी हमारी
साइंस यूनिट 3। तो ये थी हमारी साइंस यूनिट 3, कार्य व ऊष्मा। क्या है? कार्य व ऊष्मा, कार्य व ऊर्जा, कार्य व ऊर्जा, जिसका हमने पार्ट 2 आज पढ़ लिया है। पार्ट 3 हम कल पढ़ेंगे। इसका बाकी बचा हुआ पार्ट जो है वो हम कल पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है। थैंक यू।